हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 26 मई 2021 के एडिटोरियल का हम लोग एनालिसिस करेंगे ग्रामर, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आज का हम लोगों का टाइटल है एडिटोरियल का कैलिब्रेटेड क्लोजर्स, मापा तोला हुआ बंदी। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है वेल मेजर्ड, पूरी तैयारी के साथ हर चीज़ के परिणाम के बारे में सोच समझ के किया गया है तो कैलिब्रेटेड है। अब क्लोजर मतलब बंदी, जो लॉकडाउन चल रहा है उसके सिनोनिम्स के रूप में, लॉकडाउन के सिनोनिम्स के रूप में आप क्लोजर समझ सकते हैं। किस मुद्दे पर है? ऑन लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई सभी क्षेत्र, राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है अपने अपने क्षेत्रों में सिचुएशन के हिसाब से लॉकडाउन लगाएंगे, तो इसी को लोकलाइज्ड लॉकडाउन कहा गया। विथ नो शॉर्ट रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का कोई शॉर्टकट तरीका दिख नहीं रहा है, जल्दी से ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा जिससे तुरंत यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो सके सहज तरीके से। इसीलिए लॉकडाउन शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस। लॉकडाउन होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए और पेनलेस होना चाहिए। प्रिसाइज होने का मतलब सटीक तरीके से होना चाहिए, और पेनलेस इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भोजन के लिए भी मोहताज हो गए हैं। ये सब स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए। नए बैच की जानकारी आप देख सकते हैं माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। जो लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स की, एसएससी एग्ज़ाम्स की, उनके लिए ये बैच मस्ट है, उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और इस फ़ी में ये दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। अपने आप में ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करें आज के एडिटोरियल का। सेवरल स्टेट्स हैव एक्सटेंडेड द कोरोना वायरस लॉकडाउन बियॉन्ड May 31। बहुत सारे राज्यों ने कोरोना वायरस लॉकडाउन्स को 31 मई के बियॉन्ड भी एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। वाइल फ्रेश केसेस अपीयर टू शो ए डाउनवर्ड ट्रेंड। नए केसेस सामने आने कम हो चले हैं, बट इंडियाज़ कोविड-19 बैटल लैक्स स्ट्रैटेजिक फोकस। लेकिन स्पष्ट है कि इंडिया के कोविड-19 बैटल में भारत जिस तरह से कोविड-19 से लड़ रहा है, इसमें स्ट्रैटेजिक फोकस की कमी है। एलएसी के लैक नाउन भी है, लैक का मतलब अभाव या कमी, और लैक वर्ब भी है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है कमी होना। नाउन के रूप में लैक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। लेकिन जब वर्ब के रूप में लैक होता है तब इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते, जैसे कि यहाँ पर है लैक स्ट्रैटेजी, लैक फूड, लैक नॉलेज, लैक एजुकेशन, लैक रिसोर्सेज। और लैक जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है। ऑल्दो ए सेसेशन ऑफ एक्टिविटी हैज़ बीन इम्पोज्ड। हालांकि सेसेशन ऑफ एक्टिविटी, पूरा सेसेशन का मतलब होता है सीज से बना है, CEASE, सीज वर्ब है। सीज का मतलब होता है स्टॉप, रोक देना, और सेसेशन उसका नाउन है। सेसेशन ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है पूरी तरह से तालाबंदी, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड, थोप दिया गया है। इम्पोज मतलब थोपना। फिर भी देर इज़ नॉट मच क्लैरिटी ऑन द फ्यूचर थ्रेट फ्रॉम वायरस वेरिएंट्स। ठीक है, लेकिन वायरस के वेरिएंट से फ्यूचर में क्या खतरा होगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। नोटेबली, ख़ास तौर से B1617 दैट नाउ हैज़ 3 सब टाइप्स एंड द डोमिनेंट वन B16172। ये दो वायरस वेरिएंट्स हैं, एक है B1617 और एक है B16172। इसके बारे में कहा जाता है इज एस्टिमेटेड टू बी 50% मोर ट्रांसमिसिबल देन अनदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न B117। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमने पिछले एडिटोरियल में बताया था, कोई भी वायरस का वेरिएंट अगर ज़्यादा तेज़ी से फैले और हमारे इम्यून सिस्टम को डॉज दे करके टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद भी बीमारी पैदा करे, मौतों की संख्या बढ़ा दे, और नए नए सिम्टम्स के साथ सामने आए, नए नए सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करे जिसको कि डायग्नोज करना मुश्किल हो जाए, तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। वरना वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह करके उसका जांच पड़ताल, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न आने, किसी भी वायरस के वेरिएंट ऑफ कंसर्न आने का मतलब है कि ज़्यादा अलर्ट होना और पूरे मेडिकल सिस्टम को ज़्यादा मुस्तैदी से लगा पाना ताकि कम से कम लोग इससे अफेक्टेड हों।
वरना बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो भी वायरस को कहा जाता है वो सब ज़्यादा कीमतें लेकर जाते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है B1617 ये डोमिनेंट वायरस वेरिएंट है, जिसके बारे में आकलन किया गया जाता है कि ये 50% ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिसिबल है, मतलब 50% तेज़ी से ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है दूसरे वेरिएंट ऑफ कंसर्न B117 की वनस्पत। नाइदर इज़ देयर ए रोड मैप फॉर वैक्सीन अवेलेबिलिटी अहेड। आगे वैक्सीन कैसे उपलब्ध होगा भविष्य में, इसके बारे में भी कोई रोड मैप, कोई खाका, कोई क्लियर कट प्लान नहीं है। विथ डायरेक्ट इम्पोर्ट्स बाय स्टेट्स हिटिंग ए रोड ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट्स को कहा गया कि दूसरे देशों से आप डायरेक्ट खरीद लीजिए बाहर की कंपनियों से, उसमें भी आगे रास्ते में व्यवधान है। रोड ब्लॉक का मतलब होता है व्यवधान। और यदि कोई काम के बारे में बोला जाए कि दिस वर्क इज़ हिटिंग ए रोड ब्लॉक, तो यह जाकर के आगे व्यवधान से टकरा रहा है, ठीक है, काम आगे हो नहीं पा रहा। एंड जैसे कि कहो कि विदेशी कंपनियों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधा बोल दिया कि हम आप लोगों के साथ डील नहीं करेंगे, केंद्र सरकार के साथ डील करेंगे। और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कह रही है कि भैया आप विदेशी कंपनी से आप अपना डील कीजिए, हमको मतलब नहीं है कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, जितना चाहिए अपने हिसाब से मंगवा लीजिए, ठीक है। एक तरह से इस इनडायरेक्ट वे में हो गया कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप लोगों जो समझ में आता है कीजिए, ये वाला बात हो गया। खैर, एंड वेग एश्योरेंसेज ऑफ ए डोमेस्टिक रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज फ्रॉम जुलाई, सब्सटीट्यूटिंग फॉर फर्म कमिटमेंट्स। देखिए कोई फर्म कमिटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा दिया नहीं जा रहा है, एक वेग एश्योरेंस है। वेग एश्योरेंस का मतलब अस्पष्ट सा आश्वासन दिया जा रहा है कि डोमेस्टिक जो वैक्सीन्स है उनके उत्पादन में रैंप अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जुलाई से, ठीक है। सम स्टेट्स आर अनवाइजली टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पैडल। कुछ राज्य जो है अब बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वो टेस्टिंग से अपना टेस्टिंग पैडल से अपना पाँव खींच रहे हैं, मतलब अपने राज्यों में टेस्टिंग रुकवा रहे हैं, मेकिंग इट दैट मच हार्डर टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और इससे परिणाम क्या होगा कि ट्रांसमिशन का क्या स्पीड है, किधर से कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको इसको आकलन कर पाना ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं वो टेस्ट को रोक करके अपने राज्यों में। ए मियाज़मा ऑफ कन्फ्यूजन, एक बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हैज़ कम, सामने कन्फ्यूज़न आ गया है टू परवेड कोविड-19 पॉलिसीज़, ठीक है, जो कोविड-19 पॉलिसीज़ को परवेड कर रहा है, ठीक है। वेयर द सेंटर नो लॉन्गर हैज़ एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप, even if it means a shunning responsibility for universal vaccination and the only tool available with the states is a lockdown। देखिए यहाँ पर एक बात और हो रही है कि इसको केंद्र सरकार जो है उसमें हैज़ नो लॉन्गर हैज़ एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप, मतलब अब केंद्र सरकार जो है नेतृत्व की भूमिका में नहीं है। पिछले साल जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो केंद्र सरकार हर चीज़ के लिए आगे आकर के डिसीजन दे रही थी, राज्य सरकारों के साथ बैठक करके चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी समझबूझ के हिसाब से करवा रही थी राज्य सरकारों से। अब केंद्र सरकार हर बात का डिसीजन धीरे धीरे राज्य सरकारों पर छोड़ रही है। इस बार 2021 में पहला तो उसने कहा कि भाई जिसको जहाँ जहाँ जैसा स्थिति समझ में आता अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाइए, मतलब हम उसके लिए अब जिम्मेवार नहीं हैं, आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। इनडायरेक्ट वे में आम आदमी की भाषा में बोले तो यही इंटरप्रिटेशन है। दूसरा उसने कह दिया कि भाई वैक्सीनेशन का जहाँ तक बात है तो आपको जितना वैक्सीन का ज़रूरत है विदेशी कंपनियों से आप डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, इसमें हम लोग का क्या करना है, केंद्र सरकार का क्या करना है, आप अपना मंगवाइए, ठीक है। मतलब कि वैक्सीनेशन भी हम बोल दिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होगा, कैसे होगा नहीं होगा आप अपना समझिए, कहाँ से आपको टीका मिलेगा, कहाँ से पैसा का जुगाड़ कीजिएगा। एकदम कहने का मतलब है लीडरशिप वाला रोल छोड़ रहा है केंद्र सरकार, साफ साफ दिखता है इसमें। और इसका मतलब चाहे ये भी हो रहा है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी केंद्र सरकार शन कर रही है। SHUN, शन का मतलब त्यागना, उस जिम्मेवारी को भी केंद्र सरकार त्याग रही है। एंड द ओनली टूल अवेलेबल विद द स्टेट्स इज ए लॉकडाउन। और फिर राज्यों के पास तो सिर्फ एक ही हथियार बचता है, वो होता है लॉकडाउन। बट एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन हैज़ पॉइंटेड आउट, लेकिन तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है, मतलब इशारा किया है, बताया है कि लॉकडाउन डज नॉट प्रोवाइड ए सॉल्यूशन। लॉकडाउन कोई तरह का समाधान नहीं है एंड कम्स विथ इट्स ओन इकोनॉमिक साइड इफ़ेक्ट्स, और इसको लगाने से इसका अपना एक आर्थिक साइड इफ़ेक्ट होगा दैट हिट द वर्किंग क्लास पुअर द हार्डेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा असर करता है लॉकडाउन वर्किंग क्लास के गरीब लोगों पर। करेगा नहीं, वो बेचारा डेली जो है दिन भर काम करता है, तो अगले दिन के लिए उसके पास पैसा आता है। आप समझ रहे हैं? बस शाम में पैसा लेके आएगा, अनाज लाएगा, तो अगले दिन का खाना बनेगा, फिर अगले दिन काम करे। जिस दिन उसके यहाँ काम नहीं मिलता है, चलिए तो एक दिन का काम नहीं मिला, 2 दिन का काम नहीं मिला, संभाल लेता है। या तो बनिया उधार दे देता है कि चलो अगले दिन आ जाएगा तो दे देना, या फिर तो बेचारा कुछ हो सकता है कि उसी में से कुछ परिवार ऐसे हों बुद्धिमान जो थोड़ा सेविंग करके 2 दिन का रखे हों। लेकिन एक दिन कमाएगा तो कितना दिन का सेविंग करके रखेगा? डेली कमाने खाने वाला आदमी 1 महीना का तो नहीं रखेगा, 2 महीना का तो नहीं रख सकता है। हाँ, 1 महीना 2 महीना का तो सेविंग करने वाला सैलरीड लोगों को भी मुश्किल होता होगा। ठीक है, क्योंकि जो सेविंग होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है बेचारे लोगों से। और गरीब परिवार जो डेली काम करने वाले, डेली कमाने खाने वाले लोग, उनका तो उतना आमदनी ही नहीं कि सेविंग करे वो। हाँ, तो सबसे ज़्यादा उनको असर होता है। द टाइम हैज़ कम फॉर ए पैंडेमिक पॉलिसी रीसेट। समय आ चुका है कि पैंडेमिक पॉलिसी को रीसेट किया जाए, फिर से पॉलिसी को बनाया जाए, फिर से सेट किया जाए। दैट रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इंसाइट। और पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जिसमें वैज्ञानिक समझ हो। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से सोच समझ के इसको बनाया जाए पॉलिसी को, पैंडेमिक पॉलिसी को। इनकरेजेस सेफ पब्लिक बिहेवियर, जो सेफ पब्लिक बिहेवियर को इनकरेज करे। मतलब कि अभी देखिए लॉकडाउन है, लेकिन जो पार्शियल छूट दिया जाता है लॉकडाउन में, जनता क्या करती है? उनको, जनता को समझ ही में नहीं आता है कि इतना बड़ा पैंडेमिक है, हम ही लोग मर रहे हैं। ये जनता के सेंस का अभी कमी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता में भी कमी क्या है? ज़ीरो है। मतलब यही लोग मर रहे हैं, हम ही लोग मर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, शादी ब्याह कर ही रहे हैं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दलीलें 50 दे, मरेंगे तो हम ही लोग फिर भी, लेकिन अपने जान का परवाह खुद जनता को नहीं है। अरे भाई ठीक है, आप निकलो, काम करो, क्यों नहीं आप मास्क लगाओगे? क्यों नहीं आप सैनिटाइजर का उपयोग करोगे? क्यों नहीं आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाहर निकल के काम करोगे? क्यों इतना समझाना पड़ेगा आपको अपने जान की हिफाजत के लिए? मर जाओगे या कोई मर जाएगा, आपके भगवान न करे कि आपके जान पहचान में, घर परिवार में, हाय तौबा मचा के क्या कर लोगे? सरकार को ही दोष दे के क्या कर लोगे? ठीक है, सेफ पब्लिक बिहेवियर थ्रू परसुएसिव कम्युनिकेशन। ये चीज़ हमको सुन के बहुत अजीब लगता है कि भाई एनकरेज करना है सेफ पब्लिक का बिहेवियर, लेकिन थ्रू परसुएसिव कम्युनिकेशन। ठीक है, करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या ये चीज़ दर्शाता नहीं है जनता की तरफ से जाहिलियत का सारा लिमिट क्रॉस कर देना, कि उनको परसुएड करना पड़ेगा, बहला फुसला के मनाना पड़ेगा कि बउआ रे, बचवा रे, मर जे मारे, इसे मत कर रे। अगर क्या भारत की जनता बौद्धिक रूप से इतनी कमज़ोर है तो भारत में प्रजातंत्र होना चाहिए? इस बात पर भी मेरे मन में सवाल उठता है। ये एक अलग टॉपिक है, खैर एडिटोरियल पर आइए। मॉनिटरिंग एंड इम्पॉर्टेंटली इनकॉर्पोरेट्स मेडिकल इंटरवेंशंस ऑफ अ स्केल। ठीक है, मॉनिटरिंग होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल इंटरवेंशन सही तरीके का होना चाहिए। ऑफ स्केल मतलब जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए। इस सब में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कहानी आगे बढ़ के ऐसे चलता है, देखिएगा। द मीडियम टर्म आउटलुक, जो बीच बीच का नज़रिया है, डज नॉट पॉइंट टू अ स्टीप राइज इन वैक्सीनेशन। उसे देखने पर पता चलता है कि जो तरीका है अभी सरकार का नज़रिया है मीडियम टर्म लेके चलने का, ये वैक्सीनेशन में स्टीप राइज की ओर इशारा नहीं करता है। स्टीप राइज का मतलब तीव्र इंक्रीज होना, तेज़ी से वृद्धि हो जाए वैक्सीनेशन में, ये चीज़ का कोई इशारा नहीं मिलता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के अंत तक तेज़ी से वैक्सीनेशन होने लगेगा, इस बात का कोई इशारा अभी के आउटलुक से, मीडियम टर्म आउटलुक से नहीं मिलता है। ठीक है, मेकिंग इट इम्परेटिव फॉर स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल फ्यूचर सर्जेस। और इससे ये ज़रूरी हो जाता है स्टेट्स के लिए, इम्पेरेटिव फॉर स्टेट्स, स्टेट्स के लिए ज़रूरी क्या करना? टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल फ्यूचर सर्जेस, कि वो तैयार रहें संभावित भविष्य में होने वाले कोरोना वायरस केसेस में इंक्रीज के लिए। सर्ज मतलब इंक्रीज, सडन इंक्रीज के लिए तैयार रहें। ऑल्दो क्लेम्स हैव बीन मेड, हालांकि दावे किए गए हैं, ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ 3 वैक्सीन्स बिकमिंग अवेलेबल बिटवीन अगस्त टू दिसंबर। हालांकि केंद्र सरकार ही ने वादा किया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में
तीन वैक्सीन्स का बहुत बड़ा वॉल्यूम अवेलेबल हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी द रोड टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग। लेकिन सबका इम्यूनाइजेशन हो जाए, सबका इम्यून इंक्रीज हो जाए वैक्सीनेशन के द्वारा, ये लंबा रास्ता है, इसमें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। द प्रोसेस इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय द फाइंडिंग इन ब्रिटेन दैट, और इस प्रोसेस में एक जटिलता ये भी आ जाता है कि ब्रिटेन में जो फाइंडिंग आया है, ब्रिटेन में जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है ना, टेस्टिंग का, कि इट टेक्स 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड फॉर 60% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस वेरिएंट। अभी जो डोमिनेंट वायरस वेरिएंट है, अभी जो सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है वायरस का वेरिएंट, उससे सुरक्षा के लिए कोविशील्ड का 2 डोज का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। ठीक है, और ये जो कौन सा डोमिनेंट वायरस वेरिएंट जो इंडिया में भी पाया जाता है, उस पर असर करे कोविशील्ड वैक्सीन, इसके लिए 60% असर होगा 2 डोज देने के बाद, 1 डोज में तो होगा भी नहीं। ठीक है ना। द सेकेंड डोज देयर फोर शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर 8 वीक्स, और इसीलिए जो सेकेंड डोज है 8 सप्ताह के बाद लगाया जाना चाहिए, नॉट 12 और 16, ना कि 12 और 16 सप्ताह के बाद। तो यहाँ 12-16 सप्ताह कर दिया गया क्योंकि वैक्सीन कम था। अब देखिए दूसरा डोज जो है 8 सप्ताह की जगह पर 12 या 16 सप्ताह का करेगा पर दिया जाएगा, तो क्या एफिकेसी रेट 60% ही रह जाएगा? सवाल ये उठता है। तो आप तो अपना खाली देख रहे हैं कि आप वैक्सीन नहीं अवेलेबल करवा रहे हैं, तो बढ़ा दिए डेट, 8 सप्ताह से 12-16 सप्ताह कर दिए, बुद्धि चरा दिए जनता को। जनता मरे तो मरे, ये भी तो डिज़र्वे करता है। अपना सुरक्षा देखिए नहीं रहा भाई कि हम लॉकडाउन है तो जब यदि छूट मिल रहा है निकलने का, जिस समय उस समय भीड़ न लगाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो कोई मरे लगी सब तैयार है, मरने के बाद ब्लेम करने के लिए तैयार है। ब्लेम करने से वापस आ जाए मरा हुआ प्रियजन तो कर लो ब्लेम, करो लापरवाही, फिर ब्लेम कर लेना, मर जाएगा वापस आ जाएगा। लेकिन वापस तो आएगा नहीं, है तो बम मचा के कर ही का लोगे। तुम सरकार पलट दो, ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार पलट देंगे हम लोग, फिर भी क्या हमारा जो चला गया वो आ जाएगा वापस? तो ये खौफ, ये डर क्यों नहीं लोगों के मन में है? डर है तो फिर ये एक्सेंट्रिक बिहेवियर क्यों, अनवाइज बिहेवियर क्यों? खैर, व्हाट स्टेट्स कैन डू इमीडिएटली इज़ टू अराइव एट ए गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल। जो स्टेट्स कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं कि अच्छा, मतलब एक अच्छे तरीके का लॉकडाउन प्रोटोकॉल बनाएं, स्पेयरिंग पीपल फ्रीक्वेंट शॉक्स, और लोगों को बार बार के झटके से मुक्ति दिला दें। ये जो बार बार झटका, 8 दिन का लॉकडाउन लगा दो, फिर 10 दिन का बढ़ा दो, अच्छा ठीक है 8 दिन फिर बढ़ा दिया गया, ये क्या है यार? मतलब आपको कुछ 8 दिन का भी आपको दूरदर्शिता नहीं है कि 8-10 दिन के बाद आपके राज्य में क्या होने वाला है। ठीक है, या फिर आप बचना चाहते हो कि भैया लंबा लॉकडाउन लगा देंगे तो जनता मांगेगी भोजन, तो साला हम अपना पहले खाएंगे कि देंगे जनता को, ये वाला एटीट्यूड है क्या है यार? तमिलनाडु's recent move to intensify the lockdown and inexplicably allow even jewelry and clothing shops to open for a day before that, ठीक है, led to massive crowding triggered by induced demand। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली एक मूव लिया है कि उसने लॉकडाउन को इंटेंसीफाई कर दिया है, और इनएक्सप्लिकेबली, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों उसने किया, कि उसने ज्वेलरी और क्लोथिंग शॉप्स को भी एक दिन के लिए उसके पहले खोल दिया, अलाउ कर दिया कि खोल लो। ठीक है, इस सब से क्या हुआ, मैसिव, इस सब का परिणाम क्या हुआ? लेड टू मैसिव क्राउडिंग, बहुत बड़ा भीड़ हो गया, ट्रिगर्ड बाय इंड्यूस्ड डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ा हुआ था, इतना दिन से बंद था, सब पूरा बाज़ार में आ गया, कपड़ा और ज्वेलरी के दुकान में, फेस्टिव सीजन था, शादी का सीजन था, पूरा दंदना के भीड़ बढ़ गया। क्लियरली मेजर्स टू शट डाउन एवरीडे एक्टिविटी लीड टू फियर एंड पैनिक। यह स्पष्ट है कि यदि हर एवरीडे एक्टिविटी को आप शट डाउन कर देते हैं तो इससे लोगों के मन में भय और डर आ जाता है। ठीक है, एंड लीव्स लेस एफ्लुएंट सेक्शंस, द डिसेबल्ड, माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेनी सिंगल इंडिविजुअल्स अनेबल टू कोप। और इसको झेल पाना, एवरीडे एक्टिविटी को शट डाउन करने को झेल पाना, जो कम एफ्लुएंट सेक्शन है, कम धनी है सेक्शन, जैसे विकलांग लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और बहुत सारे सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो इसको झेल नहीं पाएंगे। द गोल्डन मीन वुड बी टू शट ऑल नॉन इसेंशियल शॉप्स। सबसे बेहतर रास्ता होगा कि जितने भी नॉन इसेंशियल शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। इनकरेज रिमोट ट्रांजैक्शंस,
रिमोट ट्रांजैक्शंस को, मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को आप कर सकते हैं, बढ़ावा दिया जाए। नहीं तो ऑनलाइन नहीं है तो भाई फ़ोन से भी करवाइए ना। दुकानदार को बोलिए कि आप जो है 50% स्टाफ के साथ खोलिए दुकान, या फिर जो भी अपना देख लीजिए, और कुछ स्टाफ को रखिए जो दुकान के बाहर मास्क और पूरी तरह से रहेगा। और जैसे जैसे कस्टमर का, लोकल दुकानों में कस्टमर का फ़ोन आएगा, आप होम डिलीवरी करवाइए। ऐसे करके दुकान खुलवाइए, बेचारा दुकान वाला भी जिंदा रहेगा। काम करने वाला को देखिए कि कैसे डेली वेजेस वाले को जो हैंड टू माउथ जो लोग करते हैं, डेली कमाते खाते हैं बेचारे, उनको भोजन अवेलेबल करवाइए। ये सब क्या बुद्धि सिखाने का चीज़ है सरकार को यार। ओपन स्ट्रीट सेल्स करवाइए, बिल्कुल होम डिलीवरीज करवाइए। एक्टिवली मॉनिटर कीजिए कंप्लायंस विद कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को इन पब्लिक प्लेसेस, कि जनता जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मान रही है कि नहीं मान रही है। डंडा मत चलवाओ, इसके मतलब है उसका कोई तरीका ढूंढो कि जनता माने। डंडा चलाने से नहीं होगा। एंड वैक्सीनेट वर्कर्स इन सर्विसेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर्स ऑन प्रायोरिटी। जो भी वर्कर्स जो है सर्विस में, उनको पहले वैक्सीनेट कीजिए। वैक्सीनेट कीजिएगा कहाँ से, वैक्सीन क्या हम बोले यार, छोड़ो तो। डोमेस्टिक वर्कर्स को भी प्रायोरिटी पे उन लोगों को इंक्लूड कीजिए वैक्सीनेशन में। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में लिखी दिए एडिटर साहब कि खाना वितरण कीजिए, मस्ट बी ए सेंट्रल फीचर ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होना चाहिए कि सबको आप भोजन दे दीजिए। भोजन दे दीजिएगा तो लॉकडाउन पालन करने में लोगों को आसानी होगी, कम से कम हैंड टू माउथ वाले लोगों को। कुछ सेक्शन ऐसा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पिछले साल भी नहीं ध्यान दिया गया है। अब हम नाम तो नहीं बोलेंगे, इंसल्ट फील होता है नाम बोलने में कि कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रहा है। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान उसकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। बहरहाल ये था 26 मई के एडिटोरियल का एनालिसिस। बैच ज्वाइन कीजिए कंप्लीट एनालिसिस तैयारी के लिए। वादा करते हैं कि SBI, IBPS, SSC, CG, LND और CDS के तैयारी में अमृत का काम करेगा। यदि आप दूरदर्शी हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो अपनी तैयारी को सिंसियरली ले रहे हैं, इस बैच को स्किप नहीं करेंगे, ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना ओपिनियन दीजिए, शेयर कीजिए वैसे ग्रुप्स में जहाँ सिंसियर स्टूडेंट्स हों, ताकि मेरा भी सपोर्ट मिल सके, हमको भी सपोर्ट मिले और उन लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।